Hey guys, it's me. Today we discuss about class 12 fashion studies, part A employability skills. जिसकी फर्स्ट यूनिट है संचार कौशल, सेकंड इज प्रबंधन कौशल, थर्ड इज सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, फोर्थ इज उद्यमशीलता कौशल एंड फिफ्थ इज हरित कौशल। तो शुरू करते हैं आज की पहली यूनिट संचार कौशल। संचार क्या है? संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं, संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। ये मौखिक यानी बोलकर, लिखित यानी लिखकर या अमौखिक हाव भाव या संकेत के माध्यम से हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता तो अपना संदेश सामने वाले तक कैसे पहुंचाए? तो या तो हाव भाव या संकेत यानी साइंस देकर अपनी बात को समझा सकता है। प्रभावी संचार के लिए प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया आवश्यक है। इन चीजों के बिना संचार अधूरा है। संचार में आने वाली बाधाएं। संचार के दौरान आने वाली रुकावटों को संचार बाधाएं कहते हैं। शब्दावली का गलत प्रयोग। कठिन या गलत शब्दों के कारण संदेश स्पष्ट नहीं होता। यानी अगर आप गलत कठिन शब्दों का उपयोग करते हैं तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, तो संदेश आपका अस्पष्ट होगा। शारीरिक अक्षमता। सुनने, देखने या बोलने में समस्या होने से संचार प्रभावित होता है। यानी अगर सामने वाला व्यक्ति सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता तो संचार प्रभावित होता है इससे। संस्कृति अंतर। अलग अलग संस्कृति और परंपराओं के कारण गलतफहमी हो सकती है। इतनी सारी संस्कृतियां, अब अलग अलग संस्कृति होंगी तो वो अपनी अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं की बात करेंगे। सामने वाले को लगेगा कि हम उसकी भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। गलतफहमी की वजह से संचार प्रभावित होगा। भाषा में अंतर। अलग भाषा बोलने से समझने में कठिनाइयां होती हैं। अगर कोई एक व्यक्ति हिंदी या दूसरा व्यक्ति इंग्लिश या कोई और सी भाषा बोलता है तो तब भी संचार को समझने में कठिनाइयां आती हैं। भावनात्मक स्थिति। गुस्सा, डर या तनाव संचार को प्रभावित करते हैं। गुस्से में आप समझ नहीं सकते कि आप क्या बोल रहे हैं तो हम कुछ अपशब्द भी यूज कर सकते हैं। या फिर डर में हम अपनी भावनाएं, अपने शब्द, अपना संचार सही से प्रकट नहीं कर सकते। तनाव में भी हम अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख सकते। संचार में आने वाली बाधाओं पर कैसे काबू पाएं? सक्रिय श्रवण। सामने वाले की बात ध्यान से सुने, बीच में ना रोका और समझकर उत्तर दें। यानी जब कोई बोल रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुने, बीच में ना रोके कि इससे कंसंट्रेट उसका टूटेगा, आपको भी इस बात को समझ नहीं आएगी। पहले उसी बात को सही से सुन ले, समझ ले, उसके बाद उत्तर दें। सरल भाषा का प्रयोग। स्पष्ट और आसान शब्दों का उपयोग करें ताकि हर कोई समझ सके। यानी अपनी भाषा को इतना सरल रखें कि सामने वाला समझ सके, हर कोई समझ सके। सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। उत्साहवर्धक और विनम्र शब्दों में उत्तर देना। यानी आपको विनम्र शब्दों का उपयोग करना है। अगर आपको सामने वाले की बात पसंद नहीं आई तब भी विनम्र शब्दों का उपयोग करें। सारांश देना। मुख्य बातों को संक्षेप में दोहराना ताकि भ्रम ना रहे। यानी आपने जो भी चीज बता दिया उसे संक्षेप में दोबारा बताएं ताकि सामने वाला कंफ्यूज ना हो। प्रतिक्रिया लेना। ये सुनिश्चित करना कि सामने वाले ने संदेश सही समझा है या नहीं। फीडबैक लेने से क्या होगा, आपको भी पता चल जाएगा कि सामने वाले को क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। वर्णनात्मक प्रतिक्रिया। वर्णनात्मक प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ वर्णन किया जाता है। इसमें केवल आलोचना नहीं बल्कि सुधार के सुझाव भी दिए जाते हैं। यानी इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी व्यक्ति का कैसा व्यवहार है, कैसा कार्य है, उसके बारे में वर्णन देते हैं। ये आलोचना नहीं होती, ये हम एक तरीके से उसे सुझाव दिया जाता है कि आपको इस पर कार्य करने की जरूरत है, इसमें आपको सुधार करना चाहिए। संचार के 7 सी। एक, संपूर्णता। संदेश में सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई भ्रम ना हो। यानी कि कोई भी संदेश आप दे रहे हो तो सामने वाले को उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम में आप क्या क्या चीजें करने वाले हो, क्या क्या चीजें होंगी, उन सभी चीजों की जानकारी आपको सामने वाले को देनी चाहिए ताकि उसे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। संक्षिप्तता। संदेश छोटा और सटीक हो, अनावश्यक शब्दों से मुक्त ना हो। संदेश ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और जिन शब्दों की जरूरत ना हो उनका प्रयोग ना हो। स्पष्टता। भाषा सरल और अर्थ स्पष्ट होनी चाहिए। यानी आपकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके और उसका अर्थ स्पष्ट निकले। यानी जो चीज आप बोल रहे हो वो सामने वाले वैसे ही समझ रहा है। यथार्थता। जानकारी तथ्यपूर्ण और व्याकरण की दृष्टि से सही हो। यानी जो आप चीज बोल रहे हो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए और व्याकरण की दृष्टि में वो सही होना चाहिए। स्थूलता यानी ठोस। संदेश में उदाहरण या प्रमाण शामिल हो। अगर आप अपनी बात को एग्जाम्पल्स के साथ सामने वाले को समझाएंगे तो उसे अच्छे तरीके से समझ आएगा। सोच विचार। प्राप्तकर्ता की भावना और स्थिति का ध्यान रखना। आप जिससे भी संचार कर रहे हैं उसकी भावनाएं और उसकी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे भाषा यूज कर लें, ऐसे शब्द यूज कर लें जिससे उसे असम्मानजनक महसूस हो, उसे बुरा लगे। शिष्टाचार। विनम्र और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी आपको अपशब्द जैसे या कुछ अपने भाषाओं पर ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं। विनम्र होनी चाहिए, सम्मानजनक होनी चाहिए, उन्हें यह ना लगे कि आप उनका असम्मान कर रहे हैं। बुनियादी लेखन कौशल। वाक्य। शब्द का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है। यानी वाक्य क्या होता है, इससे हमें पूरी सेंटेंस समझ आता है कि वो क्या बात कहना चाहते हैं। सरल वाक्य। एक कर्ता और एक क्रिया वाला वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता है जो एक क्रिया कर रहा है वो सरल वाक्य है। यौगिक वाक्य। दो सरल वाक्यों का समुच्चयबोधक शब्दों से जोड़ा जाता है। यानी दो वाक्य हैं जैसे कि रीना गई और उसके साथ सीमा भी गई, तो ये दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया और के साथ, ठीक है, तो वो यौगिक वाक्य होते हैं। जटिल वाक्य। एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। जटिल वाक्य यानी एक मुख्य वाक्य है जिसमें बात बताई जा रही है और एक आश्रित उपवाक्य यानी डिपेंड हो रहा है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो रहा है, तो वो जटिल वाक्य होता है। वाक्यांश। वाक्यांश शब्दों का समूह होता है जो पूरा वाक्य नहीं बनता पर अर्थ देता है। यानी
ये जो वाक्यांश ये है, ये एक सेंटेंस तो देता है, वो पूरा वाक्य नहीं होता पर वो अर्थ देता है। जैसे कि आप चाय पियोगे या कॉफी। इस सेंटेंस में वो कहना चाह रहा है आप चाय पीना चाहते हैं या आप कॉफी पीना चाहते हैं, तो वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा, छोटा सेंटेंस बोल रहा है, पर हमें अर्थ समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। पूर्व सर्गीय वाक्यांश पूर्व सर्ग से शुरू होता है, जैसे घर के पास। अपॉजिटिव वाक्यांश संज्ञा की अतिरिक्त जानकारी देता है, यानी जो संज्ञा है उसके उसके अतिरिक्त भी जानकारी दी जाती है। सहभागी वाक्यांश क्रिया के ते हुए रूप से बनता है, यानी इसमें जो क्रिया हो रही है, जैसे सोते हुए वह बोली, सोते हुए, तो जो ये ते हुए है ये सहभागी वाक्यांश हुआ। रेंट वाक्यांश क्रिया का नाम रूप जो संज्ञा की तरह कार्य करता है, यानी किसी चीज में ना लग जाता है और वो संज्ञा की तरह कार्य करता है, तो वो रेंट वाक्यांश होता है। क्रिया का साधारण वाक्यांश क्रिया के मूल रूप का प्रयोग, यानी जो क्रिया का मूल रूप है उसका प्रयोग हो रहा है। वाक्य के भाग कर्ता जिसके बारे में वाक्य में बताया जा रहा है। अब कोई भी एक सेंटेंस है उसमें एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी और एक कर्म होगा। ठीक है। कर्ता यानी जो काम को करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया कार्य और अवस्था को दर्शाती है, यानी जो करता है वो जो काम कर रहा है वो क्रिया होता है। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव होता है, कर्म। अब एक मान लो एक लड़की है वो खाना खा रही है, तो वो लड़की करता है। क्रिया क्या है, जो वो खाना खा रही है और उसका असर किस चीज पर पड़ रहा है, खाने पर, तो वो कर्म है। शब्द भेद संज्ञा व्यक्ति स्थान वस्तु या भाव के नाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया कार्य की अवस्था और व्यक्त करता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। संबोधक शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। समुच्चय बोधक दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक अचानक भावना व्यक्त करता है। लेख लेखन लेख किसी विषय पर विस्तृत जानकारी और विचार प्रस्तुत करने की लिखित शैली है। इसमें शीर्षक, परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष शामिल होता है। भाषा स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ आ सके। अनुच्छेद लेखन शीर्षक वाक्य मुख्य विचार बताता है। समर्थन विवरण उदाहरण और तथ्य प्रदान करता है। रंगीन शब्दावली रोचक और प्रभावी शब्दों का प्रयोग। समापन वाक्य पूरे अनुच्छेद का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। हमारी पहली यूनिट खत्म हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी यूनिट की तरफ, जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। पहले पढ़ लेते हैं तनाव क्या है। तनाव वह स्थिति है जब व्यक्ति किसी दबाव, चुनौती या कठिनाई का सामना करता है और उसका मानसिक या शारीरिक संतुलन प्रभावित होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट तनाव प्रबंधन का महत्व। तनाव को सही तरीके से प्रबंधित करना जरूरी है ताकि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, कार्य क्षमता और व्यक्तिगत जीवन संतुलित रहे। यानी स्ट्रेस कोई दिक्कत नहीं है, उसे मैनेज करना आना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस तनाव का महत्व। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना, कार्य में दक्षता और ध्यान बढ़ाना, जीवन में संतुलन और खुशहाली लाना, तनाव के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक तनाव प्रबंधन की टेक्निक है। शरीर व्यायाम शरीर को स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरपूर बनाए रखता है। व्यायाम करने से क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। योग ध्यान मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। योग एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में संतुलन बनता है, शांति प्रदान होती है। मनोरंजन गतिविधियां जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, आपकी जो हॉबीज होती हैं उनसे आपका मूड बेहतर करता है, आपको एक रिलैक्स फील होता है। परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताना मानसिक रिलैक्सेशन, इससे आपको एक माइंड रिलैक्स होता है, इससे भी आपको खुशी होती है। प्रकृति की सैर करना मन को ताजगी और ऊर्जा देती है। सेल्फ रिलायंस एंड एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता। अगर आप आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रूप से कार्य करोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। हो सकता है पर आप उसको मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज करके वो आपके लिए हानिकारक नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का महत्व। स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता व्यक्ति को दक्ष, जिम्मेदार और आत्मविश्वास बनाती है। वे टू इंक्रीज एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाना, आत्म जागरूकता, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जानना, स्वयं प्रेरणा, खुद को काम के लिए प्रेरित करना, स्वयं नियमन, अपनी जिम्मेदारियों को समय का सही प्रबंधन करना, नियमित अभ्यास और अनुबंध से आत्मनिर्भर बनना। ठीक है। तो हमारी सेकंड यूनिट भी खत्म हो गई है। अब हम चलते अपनी थर्ड यूनिट की तरफ, जो है आईसीटी स्किल सूचना प्रौद्योगिकी कौशल। पढ़ते हैं क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ग। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्ग होते हैं। हर वर्ग अलग प्रकार के उपयोगकर्ता और कार्य के लिए होता है। इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस बनाना, फाइल और फोल्डर प्रबंधन करना, कार्यों का समय सारणी यानी टास्क शेड्यूल बनाना, सुरक्षा और मेमोरी प्रबंधन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार विंडोज डेस्कटॉप और लैपटॉप में सामान्य होते हैं। डॉस डॉस कमांड लाइन ओएस होता है, यानी आप जो कमांड दोगे उसको फॉलो करेगा, यही डॉस है। संपादन विशेष परियोजना का ओएस, यानी ये विशेष कार्य के लिए यूज होता है, पर्सनल कार्य के लिए, या फिर इसका ज्यादातर प्रयोग स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पर होता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड, सिम्बियन, विंडोज, आईओएस।
ये चीज़ें हम मोबाइल के जरिए ऑपरेट करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, तुरंत परिणाम देने वाला ओएस। एक उपयोगकर्ता एक कार्य, एक समय में एक यूजर और एक टास्क, यानी आप एक ही काम करने वाला है और एक ही टास्क है हमारे पास। इंटरैक्टिव, उपयोगकर्ता को तुरंत प्रतिक्रिया, यहाँ जो उपयोग करता है उसको तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। बहु उपयोगकर्ता, ये यूजर एक साथ सिस्टम यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज पर एक प्रोजेक्ट पर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, तो वो होता है बहु उपयोगकर्ता। वितरित, अलग अलग कंप्यूटर्स नेटवर्क में जुड़े और साथ काम करते हैं, यानी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करें तो जरूरी नहीं है एक कंप्यूटर पे काम करें, बहुत सारे कंप्यूटर का एक साथ नेटवर्क जोड़कर हम अलग अलग कंप्यूटर में भी एक ही चीज पर काम कर सकते हैं। सिंगल यूजर मल्टीटास्क, एक उपयोगकर्ता बहु कार्य, एक यूजर एक साथ कई कार्य कर सकता है, यानी काम करने वाला एक साथ वो कई सारे कार्य करता है। कई बार ऐसा होता है बस मल्टीटास्क होते तो हमें करना पड़ता है। डेस्कटॉप पर मेन्यू, आइकन और टास्क बार की पूरी जानकारी। मेन्यू, प्रोग्राम और सेटिंग एक्सेस करने के लिए मेन्यू होता है। आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो कंप्यूटर का मेन्यू मतलब उसमें क्या क्या चीजें हैं वो सब ओपन हो जाएंगे, फिर आप उसमें से चूज कर सकते हैं आपको क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी। आइकन, प्रोग्राम या फाइल का शॉर्टकट। आइकन होते हैं जो हमारे प्रोग्राम होते हैं। आइकन आपको पता ही आइकन क्या होते हैं, जैसे हर चीज का अपना आइकन होता है, यूट्यूब का अलग आइकन है, इंस्टाग्राम का अलग आइकन है, तो वो सब चीजें। टास्क बार, टास्क बार होता है जो हमारा मॉनिटर होता है उसके नीचे हमें कुछ ऑप्शन दे रखे होते हैं, उन्हें टास्क बार कहते हैं। ओपन प्रोग्राम और नोटिफिकेशन कंट्रोल करने के लिए, उससे हमें पता चलता है कि क्या क्या चीजें ऑन है, वो हमें बता देता है कि ये चीज आपने खोल रखी है ओपन है। फाइल कॉन्सेप्ट, फाइल ऑपरेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, फाइल अवधारणा, संचालन, संगठन और प्रणाली संचार। फाइल, डेटा या सूचना की मूल इकाई है, यानी आपने कोई चीज कार्य करी उसे अपनी फाइल में डाल दी तो वो एक उसकी मूल इकाई हो गई। फाइल ऑपरेशन, फाइल संचालन, मतलब आप उसमें कुछ चीजें बदल भी सकते हो, ठीक है, उसका नाम ले सकते हो, क्रिएट बना, नई फाइल तैयार करना, यानी जरूरी नहीं है आप एक ही फाइल में अपनी सारी चीजें रखो, आप बहुत सारी फाइल्स बना सकते हो, सब में अलग अलग चीजें रख सकते हो। रीनेम, नाम बदलना, फाइल का नाम बदलना, आपने पहले उस फाइल को कुछ और नाम दिया था, अब आप उसका नाम बदलना चाहते हो कि नहीं इसका नाम ये होना चाहिए, तो आप बदल सकते हो। डिलीट, फाइल को स्थायी रूप से हटाना, यानी हम उसे डेस्कटॉप पे से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो वो होता है हमारा डिलीट। कॉपी, फाइल की डुप्लीकेट बनाना, कॉपी से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसी चीज के डुप्लीकेट हो रही है, यानी हम किसी भी चीज का डुप्लीकेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक फाइल है, आप उसमें चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो आपकी पहली फाइल है वो भी वैसे रहे और उसमें चेंज करना भी चाहते हो, तो आप उससे डुप्लीकेट कर एक फाइल में चेंज करते रहते हो, तो आपकी पहले वाला काम भी सेव रहेगा, दूसरी चीज भी बन जाएगी। मूव, स्थानांतरित करना, फाइल को दूसरी जगह ले जाना, आप जो आपकी फाइल है वो एक जगह से आप दूसरी जगह ले जा सकते हो। परमानेंट डिलीट, फाइल को पूरी तरीके से सिस्टम से हटाना। परमानेंट डिलीट करना, क्योंकि जब हम डेस्कटॉप से किसी चीज को डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में चली जाती है, आप वहां से जाकर उसे रिस्टोर कर सकते हो। परमानेंट डिलीट ये होगा कि आपने डेस्कटॉप से डिलीट करी फिर रिसाइकल बिन से भी डिलीट करी, तो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, फिर वो वापस नहीं आएगी। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फोल्डर्स और डायरेक्टरीज में डेटा व्यवस्थित करना, यानी जो फोल्डर्स है उसमें अपनी जो फाइल है उसका डेटा व्यवस्थित करना, उसे सही से ऑर्गेनाइज करना। फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज स्टोरेज, यानी एक स्टोरेज बना लिया जिसमें आपकी फाइल और फोल्डर अच्छे से ऑर्गेनाइज है। फाइल और फोल्डर बनाना और प्रबंधित करना, फोल्डर बनाना, नई डायरेक्टरी बनाना, फाइल बनाना, नई फाइल तैयार करना, फोल्डर फाइल का नाम बदलना, हम फोल्डर और फाइल दोनों का नाम बदल सकते हैं। फाइल और फोल्डर को डिलीट करना, हर चीज डिलीट हो सकती है, वो फाइल फोल्डर, कुछ चीज होती है जो नहीं डिलीट हो सकती पर जो फाइल फोल्डर हमने बनाए वो डिलीट हो सकते हैं। फोल्डर की प्रतिलिपि बनाना, फोल्डर कॉपी करना, यानी फोल्डर की कॉपी करना वही डुप्लीकेट बनाना। फाइल फोल्डर को मूव करना, फाइल फोल्डर को दूसरी जगह ले जाना। फाइल के स्थायी रूप से हटाना, फाइल सिस्टम से पूरी तरह हटाना, वही बात है कि आपको आपने डेस्कटॉप पे से उसे पूरी तरीके से हटा दिया। आप चाहते हो कि वो किसी को पता ना चले तो आप रिसाइकल बिन से भी हटा सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। रिसाइकल बिन से फाइल फोल्डर पुनः स्थापित करना, गलती से डिलीट हुई फाइल फोल्डर वापस लाना। रिसाइकल बिन का क्या होता है, उसमें डिलीट कई हुई चीजें चली गई हैं, अब हम उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं, फोन में भी होता है तो कंप्यूटर में भी होता है, उसमें भी रिसाइकल बिन होता है, वहां से आप अपनी चीजें वापस ला सकते हैं। कंप्यूटर की देखभाल और रख रखाव का महत्व, कंप्यूटर के घटकों की सफाई, जो कंप्यूटर होते हैं बहुत सारी चीज़ों में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, सीडी, डीवीडी, सीपीयू, ये सब उनकी सफाई कर उनको भी सफाई की जरूरत होती है, उन्हें सफाई बहुत सेफली आराम से करनी चाहिए ताकि आपका कंप्यूटर सेफ रहे। कंप्यूटर को वायरस से बचाना, वायरस संक्रमण के तरीके, संक्रमित सीडी, डीवीडी, ईमेल के संक्रमित फाइल और अटैचमेंट, जो उसमें आपको वेस्ट चीजें जो आपके काम की नहीं उसे उस पर मत रखिए, उन्हें डिलीट कर दीजिए। संक्रमित पेन ड्राइव, संक्रमित दस्तावेज, कुछ सीडी और डीवीडी ऐसे होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं, उनसे आपके कंप्यूटर को नुकसान होगा, तो ऐसी जो चीजें होती है उन्हें डिलीट कर दें तो आपका कंप्यूटर जो है वो सेफ रहेगा। एक कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता, वायरस बिना यूजर के नॉलेज के इंपॉर्टेंट सिस्टम काम ना करें,
हम यूजर है जो काम उसमें करता है, उसकी नॉलेज के बिना वो इंपॉर्टेंट सिस्टम पे काम नहीं करता है, या कुछ चीज़ पे वो पासवर्ड रखता है, आपने पासवर्ड डाला है ताकि वो आपकी जो चीज़ है, अपनी आपकी फाइल्स हैं, फोल्डर है, वो सामने वाला बिगाड़ ना सके, तो उसमें वो पासवर्ड का यूजर जो होता है उसने डाला होगा जो चीज़, वो उसकी मर्जी के बिना, उसकी जानकारी के बिना वो कार्य नहीं करता। वायरस को स्कैन और साफ करना तथा स्पैम फाइल, अस्थायी फाइल, फोल्डर को हटाना, वायरस डिटेक्ट करना और टेम्परेरी स्पैम फाइल हटाना। ठीक है, जो हम वायरस को स्कैन करते हैं तो फोन में भी होता है वायरस क्लीनर, वैसे कंप्यूटर में भी होता है, उसको क्लीन करना और जो हमारी फाइलें हैं, हानिकारक फाइलें हैं या फिर जो जरूरत की नहीं है उन सबको डिलीट कर देना। वायरस के खिलाफ कंप्यूटर तैयार करना। ठीक है, अगर वायरस उस कंप्यूटर में आता है तो उसके लिए अपने कंप्यूटर को पहले से तैयार रखो, फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेडी रखें, ताकि अगर कोई वायरस आता भी है तो आपके कंप्यूटर को कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो। वायरस की स्कैनिंग और सफाई, रेगुलर स्कैन करना और इन्फेक्टेड फाइल्स रिमूव करना, यानी उसे रेगुलर स्कैन करें और जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं, यानी जो बिना जरूरत की फाइल्स हैं उन्हें रिमूव कर देना। अस्थायी फाइल हटाना, टेम्परेरी फाइल सिस्टम से डिलीट करना। कुछ फाइल्स होते हैं कभी कभी बिना वजह से बन जाती है, ऐसी आ जाती हैं तो उन्हें हटा दें। फोल्डर की फाइल रिमूव, अस्थायी फोल्डर फाइल हटाना, जो फोल्डर्स की फाइल होती है उनको हटाना। टेम्परेरी फोल्डर में फाइल रिमूव करना। फायरवॉल, एक्सटर्नल अटैक और अनऑथराइज्ड एक्सेस में से सुरक्षा। कुकीज, यूजर डाटा और डिफेंस सेव करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी थर्ड यूनिट खत्म हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट 4 की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। परिचय ले लेते हैं। उद्यमिता का अर्थ है नए व्यवसाय और गतिविधियों की शुरुआत करना और उसे सफलता से चलाना। वाक्य, उद्यमिता केवल व्यवसाय शुरू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि नए विचारों को व्यावहारिक रूप से बदलने और जोखिम उठाने की क्षमता है। उद्यमिता और समाज, उद्यमिता को समाज पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, नवाचार और सामाजिक बदलाव। समाज निम्नलिखित तथ्यों द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देने में भूमिका निभाता है। शिक्षा और प्रशिक्षण, विद्या और तकनीक सहायता, व्यावहारिक अवसर प्रदान करना। समाज से संबंधित कुछ सामान्य उद्यमिता गतिविधियों में शामिल है। सामाजिक उद्यमिता, समाज की समस्या का समाधान करना। कृषि उद्यमिता, कृषि आधारित व्यवसाय। महिला उद्यमिता, महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसाय। लघु उद्योग उद्यमिता, छोटे उद्योग या व्यवसाय। एक उद्यमी के गुण, एक उद्यमी में क्या क्या गुण होते हैं? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने निर्णय और व्यवसाय पर भरोसा, वो अपने निर्णय पर भरोसा करता है, वो इस फिक्र नहीं करता कि इसका जो परिणाम आएगा वो कैसा होगा, फायदा होगा या नहीं। दृढ़ता, कठिनाइयां का बावजूद अपने लक्ष्य को पूरा करना, कितनी भी कठिनाई आए पर वो दृढ़ रहता है, कितनी भी कठिनाई हो जाए वो अपनी मुश्किलों से हार नहीं मानता, अपने लक्ष्य को पूरा करता है। ऊर्जावान, काम में उत्साह और स्थिरता बनाए रखता है, यानी वो ऊर्जावान रहता है, ये नहीं ऐसे नहीं आलस नहीं करता वो कि ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, नहीं, वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है। स्वतंत्रता, अपने निर्णय और काम में स्वतंत्र रहना, यानी वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेकर अपने कार्य स्वतंत्र रूप से करता है। आशा, रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाने के लिए क्षमता, यानी वो जोखिम लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो ये नहीं सोचता कि उससे फायदा होगा या नुकसान। कठिन परीक्षण, मुश्किल परिस्थितियों में टिके रहना, जब मुश्किल परिस्थितियां आती है उसमें भी टिके रहना, हार ना मानना, ये सब उद्यमी के गुण है। एक उद्यमी के कारण, जोखिम लेना, नए अवसरों में निवेश करना और संभावित नुकसान को संभालना, या जब भी कोई अवसर होता है वो एक उद्यमी उसका कभी नहीं छोड़ता, वो उद्यमी हमेशा अवसरों की तलाश में रहता है और नुकसान से वो संभलता है, बचता है। संगठन निर्माण और प्रबंधन, टीम और संसाधनों का निर्माण और प्रबंध करता है, वो अपनी टीम बनाता है, संसाधन का निर्माण करता है और उसका प्रबंध करता है। नवाचार, नए विचार, उत्पाद और या सेवाएं लाना, वो नए विचार लाता है, वो ये चीज देखते हैं कि लोगों की चीज की जरूरत है, उस चीज को लेकर आता है, उन चीजों से वो लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। प्रचार कार्य, आइडिया डिस्कवरी, नए व्यवसाय या उत्पाद के विचार खोजना, विस्तृत जांच पड़ताल, व्यवसाय के लिए पूरी जानकारी इकट्ठा करना। वित्त पोषण, पूंजी और संसाधनों का प्रबंध, वो पूंजी और संसाधनों का प्रबंध करता है। आवश्यकताओं को जोड़ना, ग्राहक और बाजार की जरूरतों के अनुसार व्यवसाय को तैयार करता है, वही चीज है कि बाजार और लोगों को क्या किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना कार्य करता है। प्रबंधित ये कार्य, नेतृत्व, लीडरशिप, एक उद्यमी की लीडरशिप बहुत अच्छी होती है, टीम का मार्गदर्शन करता है। निर्देशन, कार्यों का सही मार्गदर्शन करता है। आयोजन, कार्य की रूपरेखा और योजना, यानी वो कोई भी कार्य बिना सोच समझ नहीं करता, उसकी पूरी प्लानिंग करता है, योजना बनाता है, उसके बाद अपना कार्य करता है। स्टाफिंग, सही लोगों को नियुक्त करता है, वो ये देखता है कि इस कार्य के लिए क्या कौन से लोग हैं जो सही कार्य कर सकते हैं, किसी को भी नियुक्त नहीं करता, सही लोग जो उस कार्य को कर सकते हैं उन्हें नियुक्त करता है। संचार, जानकारी का आदान प्रदान, उसकी संचार स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल होती है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो जानकारी का आदान प्रदान अच्छा कर सके। पर्यवेक्षण, कार्यों की निगरानी, पर्यवेक्षण करते हैं, कार्यों की निगरानी रखता है। समन्वय, अलग अलग विभागों को तालमेल, समन्वय ये होता है कि अलग अलग विभाग होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, उनका तालमेल आपस में जुड़ा रहना। प्रेरणा, टीम और उत्साहित करना, प्रेरणा होता है यानी टीम को मोटिवेट करना, उत्साहित करना कि करो, कोई बात नहीं, ऐसा भी होगा तो कुछ तो होगा। बातचीत, विचारों और सुझाव का आदान प्रदान, डिस्कशन होती है। अब हमारी टीम है, हम जितना अच्छा नहीं सोचते, बहुत सारे लोग मिलकर कार्य करेंगे तो सब अपनी टीम मीटिंग से हमारे जो कार्य होगा वो बहुत अच्छा होगा। नियंत्रण, कंट्रोल, कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूरा होना, हमें अपने कार्य पर नियंत्रण रखिए कि इस समय तक हमें कार्य करना है तो करना है। वाणिज्यिक कार्य, वित्त और लेखन, पूंजी प्रबंध और लेखा जोखा, यानी वो हर चीज का रखता है कि क्या चीज का हमने इन्वेस्ट करी, कहाँ नहीं करी, वो हर चीज का लेखा जोखा रखता है। उत्पादन और संचालन, वस्तु या सेवा का उत्पादन। मानव संसाधन प्रबंधन, कर्मचारियों का प्रबंधन, यानी जो के साथ काम करेंगे उनका वो प्रबंधन करता है। मार्केटिंग, उत्पाद सेवा की बिक्री और प्रचार, वो बिक्री करता है और उसका प्रचार भी करता है। उद्यमियों की भूमिका, एजेंट की भूमिका, संसाधनों और अवसरों को जोड़ना, वो संसाधन को जोड़ता है, अवसरों को जोड़ता है और अपना कार्य शुरू करता है। नव प्रवर्तक की भूमिका, नए विचार और प्रक्रिया लाना, वो नए विचार लाता है और प्रक्रियाएं लाता है।
सामान्य सामान्य कार्य भूमिका, टीम और गतिविधियों का तालमेल, वो टीम और अपनी एक्टिविटियों का तालमेल बनाए रखता है। पूर्ण निर्माण की भूमिका, व्यवसाय या प्रक्रिया में सुधार, वो पूर्ण निर्माण और सुधार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जोखिम उठाने की भूमिका, संभावित नुकसान को संभालना, जो नुकसान हुआ है उसको संभालने के लिए तैयार रहता है। नकल की भूमिका, सफल व्यवसाय मॉडल को अपनाना, यानी जो व्यवसाय सफल है उनके वो कॉपी करता है, पूरा तरीके से नहीं पर वो उसकी हर चीज उसमें अच्छी है उन चीजों को लेता है। रोजगार सृजन की भूमिका, नई नौकरियों के अवसर प्रदान करता है। अब कोई कार्य है वो लोगों को रोजगार देगा तो नई नौकरियों का अवसर प्रदान हुआ इससे। संतुलन की भूमिका, विभिन्न गतिविधियों और संसाधनों में संतुलन बनाए रखता है। सीधा परिवर्तन की भूमिका, समाज और बाजार में परिवर्तन लाता है। नई चीजें आएंगी, समाज में परिवर्तन होगा और हमारी जीडीपी भी अच्छी होगी। उद्यमियों का महत्व, नए बाजार का विकास, मूल्य निर्माण, कार्य कुशलता में सुधार, मुक्त बाजार का विकास। उद्यमिता का मिथक, उद्यमी एक निश्चित तरीके से पैदा होता है। यहाँ इसका ये मतलब है कि वो उसकी सोच हमेशा अलग रहती है, सबसे अलग की कुछ करना है। केवल मान चाहिए उद्यमी बनाते हैं, जो सबसे अलग सोचते हैं वही उद्यमी बनाते हैं। उद्यमी को बहुत जोखिम उठाना पड़ता है। उद्यमी को जोखिम उठाना पड़ता है कि उसका क्या फायदा होगा या नहीं होगा, नुकसान होगा, उसी उसकी चिंता करे बिना उस कदम उठाना पड़ता है, उसे रिस्क लेना पड़ता है। करियर के रूप में उद्यमिता, उद्यमिता एक पेशा है जो स्वतंत्र नवाचार और आर्थिक अवसर प्रदान करता है। नए व्यवसाय और उत्पादन के जरिए समाज और बाजार में योगदान देता है। एक उद्यमी का बाजार में बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारी फोर्थ यूनिट भी यहीं पे खत्म होती है। अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ यूनिट की तरफ, हरित कौशल, ग्रीन स्किल। अभी चले लेते हैं। ग्रीन स्किल या हरित कौशल है क्षमता और ज्ञान है जो व्यक्ति को पर्यावरण और सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सर्व विकास की दिशा में कार्य करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ये कौशल हमें आसान भाषा में समझते हैं। ये कौशल हमें सिखाते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन, उद्योग और व्यवसाय में इको फ्रेंडली तरीके अपनाएं। ये कौशल भविष्य और पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने में मदद करता है। ऐसा नहीं करती कि हम सारे संसाधन का उपयोग कर लें, आने वाली पीढ़ियां उन्हें भी जरूरत है तो उनके लिए वो संसाधनों को बचाकर। सतत विकास है विकास है जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को प्रभावित नहीं करता। यानी जो अभी हमारी नीड्स उनको पूरा करता है, और ऐसा नहीं है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको उनकी जरूरतों को प्रभावित करे, खत्म कर उनकी कुछ बचे ही ना। ये विकास 3 स्तंभों पर आधारित है। आर्थिक स्थिरता, संसाधनों का सही और संतुलित उपयोग, सामाजिक न्याय, सभी लोगों को समान अवसर और लाभ, पर्यावरणीय संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा। सतत विकास का महत्व, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी प्रकृति अच्छी करती है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और प्रदूषण को कम करना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना, आर्थिक और सामाजिक विकास को स्थायी बनाना, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। सतत विकास के लक्ष्य, यह 17 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों का समूह है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया है। मुख्य उद्देश्य गरीबी और भूखमरी को मिटाना है, गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है, लिंग समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण करना है, आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है। व्याख्या एसडीजीएस दुनिया भर के देशों का सतत और समान विकास की दिशा में मार्गदर्शन करता है। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है सतत विकास से संबंधित समस्याएं। प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग और उनका शीघ्र समाप्त होना, जलवायु और मिट्टी प्रदूषण, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जिससे विकास सब तक नहीं पहुंच पाता, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों का अनुचित वितरण और प्रबंधन, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण। हमारी लास्ट मिनट भी खत्म हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।